नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंदौर, गरियाबंद और लखनऊ के। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। सबसे पहले बात करेंगे इंदौर की, जहां इंदौर शहर को एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। इंदौर शहर को एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है, भारत वन। जी हां, शहर के बीचों बीच करीब 36 एकड़ के पुराने मैदान को अब एक 100% हरित क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने वरिष्ठ नागरिकों, पर्यावरणविदों और नगर निगम अधिकारियों के साथ स्थल का निरीक्षण किया और परियोजना को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये वन इंदौर के लिए लंग्स यानी फेफड़े की तरह काम करेगा और यहां आने वाले वर्षों में शुद्ध हवा, प्राकृतिक सुंदरता का केंद्र बनेगा। भारत वन में देश के विभिन्न राज्यों की जैव विविधता को प्रदर्शित किया जाएगा, जिसमें खास तौर पर फ्लोरा और फौना के संरक्षण पर जोर दिया जाएगा। यहां पक्षियों के लिए विशेष बर्ड हैबिटेट्स अब विकसित किए जाएंगे और एक बड़ा तालाब भी बनाया जाएगा, जो क्षेत्र के भूजल स्तर को बढ़ाने में मदद करेगा। ये परियोजना न केवल पर्यावरण सुधार में सहायक होगी, बल्कि शहर वासियों को एक शांत, प्राकृतिक, शुद्ध वातावरण भी प्रदान करेगी। महापौर ने इस इंदौर के एक ऐतिहासिक पहल करार दिया है, जो आने वाले समय में शहर की हरित पहचान को और मजबूत बनाएगी। इंदौर के इतिहास का सबसे खूबसूरत वन 36 एकड़ में बनने वाला और एक बड़ा तालाब, बगीचे और तालाब बनाना हमारी जिम्मेदारी है, जो हम बहुत समय से नहीं कर पाए। लेकिन इंदौर को बहुत जल्द मध्य में 36 एकड़ में फैला हुआ नेचुरल डेंस फॉरेस्ट, जिसको भारत वन के रूप में हम डेवलप करेंगे। साथ ही एक तालाब होगा जिसमें लोग आके घूम सकते हैं। छोटा सा एक ओपन जू का भी प्लान हम कर रहे हैं, बटरफ्लाई पार्क, और ऐसा एक नेचुरल फॉरेस्ट इंदौर को लंग्स के रूप में देने की आज शुरुआत अखातीज पे हमने की है। अभी कुछ काम तो हम खुद ही कर रहे हैं तालाब बनाने का, लेकिन कुछ काम प्रोफेशनली करने पड़ेंगे। और किसी फॉरेस्ट को डेवलप करने में टाइम तय करना मुश्किल है, पर मुझे लगता है कि लंबी प्रोसेस में 3-4 साल में ये 100% कंप्लीशन पे आएगा। तो भारत वन बनाने की तैयारी लगातार जारी है और प्राकृतिक सुंदरता का केंद्र इसके बाद इंदौर बनता नजर आएगा, जहां पर शहर वासियों को शुद्ध हवा मिलेगी। इसके साथ ही कई और चीजें हैं, कुछ ऐसे विशेष जो प्लांट होंगे उन पर विशेष फोकस रहेगा, फ्लोरा और फौना की जहां पर बात की जा रही है। इसी के साथ ऑक्सीजन जोन जो है वो बहुत ही बेहतर शहर का हो जाएगा। और चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ इंदौर से संवाददाता योगेश बने हुए हैं। योगेश, सीधा आपके पास आते हुए, इंदौर में भारत वन बनेगा यानी कि प्राकृतिक सुंदरता का केंद्र इंदौर बनने जा रहा है। देखिए ऋषिका, इंदौर शहर जिस तरह से विकास कर रहा है, जिस तरह से तरक्की कर रहा है, जिस तरह से प्रगति कर रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि अब जो पेड़ है वो लगातार कट रहे थे और इसके बाद में जो है वो कंक्रीट का जंगल एक खड़ा हो गया था, यानी कंक्रीट की बिल्डिंग है, भवन। इस कारण से अब इंदौर शहर जो हरियाली से कहीं ना कहीं दूर होता जा रहा है। ऐसे में महापौर पुष्यमित्र भार्गव की ये पहल, जो पोलो ग्राउंड का क्षेत्र है 36 एकड़ का, वो क्षेत्र जो है पिछले लंबे समय से हरियाली से दूर है और वहां पर वाटर लेवल भी काफी कम हो गया। वाटर लेवल नीचे जाने से वहां पर हरा भरा नहीं होने के कारण से ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो रही थी, ऑक्सीजन लेने में भी लोगों को असुविधा हो रही थी। कोविड काल में हमने देखा है कि ऑक्सीजन के कारण से कितनी समस्या लोगों को हुई। तो अब ये जो 36 एकड़ का जो भारत वन बनने जा रहा है, कल इसका शुभारंभ किया, कल इसका पूजन किया गया, कल अखातीज को इसकी घोषणा की गई कि यहाँ पर भारत वन बनेगा और एक तालाब भी बनेगा। और ये ऐसा भारत वन होगा जिसको देखने के लिए लोग, जो पर्यटक आएंगे, और इसको प्राकृतिक दृष्टि से बहुत ही बेहतर बनाया जाता है कि इंदौर शहर जो है कई मायनों में जो है वो लगातार इस लोगों के लिए मिसाल बनता आ रहा है। यहाँ शहर को देखने आते हैं, वो कई योजनाएं हैं, चाहे वो पिंचिंग ग्राउंड को लेकर जो प्लांट बना वो उसको देखने के लिए आते हैं, यहाँ का स्वच्छता किस तरह का वो देखने के लिए आते हैं, यहाँ के खान पान को देखने के लिए आते हैं। तो अब ये जो स्वच्छता के बाद में जो प्राकृतिक दृष्टि से महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने ये कदम उठाया है, ये बेहद ही प्रशंसनीय। और इंदौर शहर की जनता जो है इसको लेकर बहुत ही अच्छा इसको अनुभव कर रही है और इसको लेकर महापौर को तारीफ भी कर रही है। और इसे ऐसे ही अगर इस तरह से अगर चला तो शायद मध्य प्रदेश का
सभी शहर इसको प्रतिसाद करेंगे और इस तरह की परियोजनाएं लाएंगे। और इंदौर शहर में एकमात्र ये पोलो ग्राउंड पहला शायद उदाहरण होगा, पहला एग्जाम्पल होगा, पहला प्रोजेक्ट होगा। इसके बाद में कई ऐसे क्षेत्र भी शायद चुने जाएंगे जिसके बाद में इंदौर का जो आसपास का क्षेत्र है वो हरियाली से आच्छादित होगा। आपको पता होगा कि इंदौर शहर में अभी कैलाश विजयवर्गीय ने एक बड़ा अभियान चलाया था, पेड़ लगाए थे और बड़ा अभियान चलाए थे, कई लाखों पेड़ लगाए थे। और कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि जो हमारे सीमाएं हैं, हम सीमाओं से शुरू करें ताकि सीमाओं में जब प्रवेश होता है, जब शहर जब शुरू होता है वहीं से हम हरियाली शुरू करें। अब शहर में तो इस तरह की कहीं ऐसे स्पॉट है नहीं कि जहां पर बड़े बड़े पेड़ लगाए जाए। रेवती रेंज जो खाली क्षेत्र था बीएसएफ का, वहां पर पेड़ लगाए गए, पहाड़ों पर पेड़ लगाए गए ताकि वहां से शुरुआत हो। पितृ पर्वत एक जो कि बड़ा दर्शनीय स्थल है, धार्मिक स्थल है, कैलाश विजयवर्गीय ने उसको बड़े लंबे समय से डेवलप किया, वहां पर बड़ी हरियाली है। अभी राजेंद्र शुक्ला है तो उन्होंने भी तारीफ की थी पितृ पर्वत की। तो हरियाली को लेकर जो है इंदौर को है लगातार कुछ ना कुछ नवाचार कर रहा है। और ये एक नवाचार जो है अगर ये सफल होता है तो ये बेशक इंदौर शहर ने देश के लिए एक बड़ा उदाहरण होगा। और इस तरह के उदाहरण अगर पेश करता है इंदौर तो शायद देश में भी इस तरह की योजनाएं लाएंगे और केंद्र सरकार इस तरह की योजनाओं के लिए कोई ना कोई प्लानिंग करेगी। बिल्कुल योगेश, देखिए अगर क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग कितने एकड़ में ये होगा? और जिस तरह से आप बता रहे थे, देखिए मैं आपसे ये जानना भी चाह रही थी कि एरिया कैसे सेलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि शहर के बीचों बीच ये बनना है तो खाली जमीन पर या फिर किसी बंजर जमीन पर इसको विकसित किया जाएगा पूरी तरह से, इसका एरिया कैसे सेलेक्ट किया जाएगा? देखिए 36 एकड़ का एरिया पोलो ग्राउंड को सिलेक्ट कर लिया गया। ऑलरेडी पोलो ग्राउंड का क्षेत्र उन्होंने देख लिया, उन्होंने वहां का सर्वे कर लिया, दौरा कर लिया है और उस क्षेत्र को, पोलो ग्राउंड के क्षेत्र को 36 एकड़ को उन्होंने सिलेक्ट कर लिया है। और इसको लेकर अब जो है स्थानीय नागरिकों के साथ में समाज सेवी, प्रकृति से जुड़े जो लोग हैं जो इस तरह के कामों को करते हैं उनसे भी सुझाव लिए जा रहे हैं कि और क्या इस पे इम्प्रोवाइज किया जा सकता है जिससे कि ये और बेहतर बन सके। तालाब के लिए तालाब के लिए तो घोषणा करी थी कि तालाब भी बनेगा वहां पर। इसके अलावा और क्या हो सकता है, जैसे हम आपको बता दें कि इंदौर शहर में जो पिपलियाना रीजनल पार्क है वहां पर कई बाहर के पक्षी आते हैं जो देखने के लिए लोग आते हैं। तो ऐसे में उस क्षेत्र को भी शायद इस तरह से डेवलप किया जाएगा ताकि वो पक्षियों के लिए भी एक नया स्थान हो सके, नया घर हो सके। तो कई सारे नवाचार होना है, ये तो अभी प्लानिंग है, इसको भी एक प्रोजेक्ट लाने का एक उन्होंने ऑर्डर पास किया है, यानी कि एक प्रोजेक्ट लाने के लिए उन्होंने हरी झंडी दी है। अब इसमें क्या क्या एड ऑन किया जा सकता है इस पर अब लोगों की राय ली जा रही है। और बिल्कुल योगेश, जैसे कि हम बातचीत भी कर रहे थे कि पर्यावरण विदों से बातचीत की जा रही है, जैसा कि आपने भी बताया कि सामाजिक विशेषज्ञों से भी बातचीत की जा रही है कि इसमें क्या कुछ और किया जा सकता है, क्योंकि साफ तौर पर यह कहा गया है कि विशेषकर बर्ड हैबिटेट्स विकसित किए जाएंगे जब ये भारत वन बनेगा। तो इसके साथ ही जन भागीदारी की अगर हम बात करें, क्योंकि इस तरह के जब प्लान आते हैं, इस तरह की योजनाएं आती हैं तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है जनता का उसमें योगदान। ऐसे में वो कैसे सुनिश्चित किया जाएगा, जनता को कैसे इसमें जोड़ा जाएगा, कैसे उनका सहयोग लिया जाएगा? देखिए जनता को जोड़ने का सीधा सा एक ऋषि का एक सीधा माध्यम है कि जनता का जो सुझाव ली जा रहा है, जनता को उस कमेटी में भी लिया जाएगा, जनता को जोड़ा भी जाएगा। और जनता का यह फर्ज है कि जो क्षेत्र वहां पर डेवलप हो रहा उसकी कितने अच्छे से केयर वो भी कर सकते हैं, या वो भी किस तरह से उस क्षेत्र के विकास में अपनी सहभागिता निभा सकते हैं। होगा कुछ ऐसे विषय भी आएंगे जब लोगों को भी कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तो ऐसे में जनता का सहयोग बिना इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट या बड़ी योजनाओं पे काम किया नहीं जा सकता। और महापौर खुशी मित्र भार्गव जनता को जोड़ने के लिए जाने जाते हैं और जनता को जोड़े जाने में इंदौर का एक अहम रोल रहता है। जन सहयोग के बिना कोई काम नहीं था और जन सहयोग ही यहाँ के इंदौर के विकास का एक बहुत बड़ा कारण भी है कि जन सहयोग और जनता का प्रतिभागी होना यहाँ पर बहुत अहम कदम होता है। और जनता को जोड़ने के लिए कई सारे विषय भी आएंगे सामने। बिल्कुल योगेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो इंदौर में जिस तरह से ये भारत वन विकसित किया जाएगा, इंदौर के लिए ये एक ऐतिहासिक पहल है और कहीं ना कहीं इंदौर में जब ये भारत वन पूरी तरह से विकसित हो जाएगा तो इंदौर प्राकृतिक सुंदरता का केंद्र बनेगा, शुद्ध हवा इंदौर वासियों को मिलेगी और इससे प्रेरणा मिलेगी कई और अन्य शहरों को। फिर वहां पर भी इस तरह के भारत वन हो सकता है कि वहां पर विकसित किया जाए। फिलहाल इस भारत वन को लेकर जैसे कि बताया जा रहा है कि 36 एकड़ का क्षेत्रफल रहेगा, एक तालाब भी बनाया जाएगा, विशेषकर बर्ड हैबिटेट्स के लिए यह विकसित किया जा रहा है। और अभी पर्यावरण विदों से और भी बातचीत की जा रही है, सुझाव जगह जगह से लिए जा रहे हैं, काफी सारी चीजें अभी इसमें और भी ज्यादा जुड़ सकती हैं।
चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे गरियाबंद की, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बड़ी लापरवाही सामने आई है। वेंटिलेटर पर हेल्थ सिस्टम। जी हां, गरियाबंद जिले के अमरीपदर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीर एक बार फिर सिस्टम की अनदेखी को उजागर कर रही है। बिजली गुल होने के बाद अस्पताल अंधेरे में डूब जाता है, क्योंकि यहां वैकल्पिक सुविधा के तौर पर ना तो इन्वर्टर है और ना ही जनरेटर। बीते दिनों स्टाफ ने मोबाइल की रोशनी में एक महिला का प्रसव कराया। डॉक्टर इस हालात को जोखिम भरा मानते हैं, लेकिन उन्हें भी मजबूरी में काम करना पड़ रहा है। 80,000 की आबादी और 40 गांव इस अस्पताल पर निर्भर हैं, लेकिन 4 सालों में अब तक जरूरी सुविधाएं यहां नहीं मिल पाई हैं। कल भी लाइट बॉल था, 12:30 बजे लाइट आया। सोलर लगा, लेकिन उसका भी कैपेसिटी इतना है कि 1-2 घंटा चलता है, उससे ज़्यादा। एक बार और ऐसा डिलीवरी आया था, उसको भी ऐसे ही सामने मैं सर को भी बात किया हूँ, तो ट्रांसफार्मर के लिए या फिर जनरेटर के लिए, बट तो कुछ लग नहीं पा रहा है। और ऐसा सामना करना अभी, और भी अगर कोई इमरजेंसी पेशेंट आ जाए तो कोई भी हम सुविधा ही नहीं दे पाते हैं। फिर हम लोग को बोलते हैं कि इतना बड़ा हॉस्पिटल बना, कोई मतलब नहीं है करके। लाइट के लिए परमानेंट और 102 के लिए भी मैं बोला हूँ, जिला रजिस्ट्री टीम आई थी परसों, तो बोला हूँ। और बाउंड्री वॉल के लिए बोला हूँ। यहाँ आके असामाजिक तत्व लोग आके बैठे रहते हैं, गंदा पीते रहते हैं। आए हैं उस समय से लाइट नहीं है। बाबरी गुड़ा से आए हैं, डिलीवरी पेशेंट लेके आए। अच्छा, तो बिना लाइट का डिलीवरी किया जा रहा है? पता नहीं, वो तो लेके गए हैं अंदर, कर रहे हैं, हम तो नहीं गए। अच्छा, यहाँ पे कोई इन्वर्टर वगैरह लगा है क्या? नहीं, सोलार सिस्टम कुछ पता है? बाहर वगैरह है कि कैसे, तो आए हैं उस समय से लाइट ही नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे कोई लाइट वगैरह जल रहा है अंदर में? नहीं चलिए। सिस्टम की अनदेखी और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, जिसका खामियाजा आम लोग भुगत रहे हैं। कई बार घटनाएं हो चुकी हैं, कई बड़े हादसे हो चुके हैं, लेकिन 4 सालों से यही समस्या यहां पर बनी हुई है और अभी तक अधिकारियों का इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। बिजली गुल हो जाने के बाद अंधेरे में इलाज किया जाता है, जैसे कि बताया जा रहा है कि अंधेरे में प्रसव भी कराया गया। इस दौरान कोई बड़ी घटना भी हो सकती थी, लेकिन अभी तक अधिकारी मौन धारण किए हुए हैं। वैकल्पिक सुविधा के तौर पर ना तो इन्वर्टर है, ना जनरेटर, और इसी वजह से काफी सारी परेशानियां लोगों को हो रही है। स्टाफ ने मोबाइल की रोशनी में एक महिला का प्रसव कराया, जैसा कि आपको बताया। डॉक्टर इस हालात को जोखिम भरा मानते तो हैं, लेकिन मजबूर हैं, और इस अंधेरे में वो लगातार मरीजों का इलाज भी करते हैं। इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 80,000 की आबादी निर्भर है, यानी कि 40 गांव इस एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर निर्भर हैं। उसके बाद भी 4 सालों से यह समस्या बनी रहना बड़े सवाल खड़े कर रहा है स्वास्थ्य विभाग पर भी, और जिस तरह से सुविधाओं की अनदेखी की जा रही है, लापरवाही सिस्टम के सामने आ रही है। और लगातार अब लोगों की मांग भी है, डॉक्टर्स की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि बड़ा जोखिम भरा काम है, लेकिन उसके बाद भी ध्यान अभी तक नहीं दिया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जरूरी सुविधाएं यहाँ पर नहीं है और लगातार ये समस्या लंबे समय से बनी हुई है। और चलिए, अब ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रतीक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रतीक, सीधा आपके पास आते हुए पूरे मामले को लेकर अपडेट दीजिए। कब से ये समस्या, हालांकि बताया जा रहा है कि 4 सालों से ये समस्या है, जरूरी सुविधाएं नहीं है, और जो सबसे ज्यादा जरूरी है बिजली, क्योंकि अगर कोई मशीन भी लग रही है, कोई इमरजेंसी केस भी है, तो उसमें बिजली की आवश्यकता है, लेकिन 4 सालों से बिजली ही नहीं है। वैकल्पिक तौर पर भी यहाँ पर कुछ नहीं है, ना तो जनरेटर है, ना इन्वर्टर है। कितनी परेशानियां यहाँ पर लोगों को होती हैं और अब लोगों की तरफ से क्या कहा जा रहा है, मांग की जा रही है, प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से क्या कहना है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो पूरा मामला हो गरियाबंद जिले के अमरीपदर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहाँ जिसके अंदर में 15 सब सेंटर आते हैं, जहाँ रोज कम से कम नहीं 99 भी 5 डिलीवरी होती है। लगभग 50 ओपीडी या 70 ओपीडी रोज देखा जाता है। वहाँ जो है वो क्रेडा विभाग, जो क्रेडा का जो विभाग है, उसके द्वारा यहाँ से लगातार जो है रिकमेंडेशन जो लेटर है CMHO द्वारा वहाँ भेजा गया था, मगर अब तक क्रेडा विभाग के द्वारा जो सौर ऊर्जा जो पैनल है वो नहीं लगाया गया है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि ये जो है कि जनरेटर की व्यवस्था होनी थी, वो जनरेटर की व्यवस्था नहीं है। वहाँ एक जो ट्रांसफार्मर लगना था, वो ट्रांसफार्मर नहीं लगा है। तो कहीं ना कहीं ये मान के चलिए कि विभागीय जो लापरवाही जो चल रही है, वो जो अब तक चल रही है। लोग जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ जो लोग हैं वो लाइट के सहारे, मोबाइल के टॉर्च के सहारा में, या जो इमरजेंसी जो लाइट आती है उनके सहारे में डिलीवरी करवाना पड़ रहा है। तो ये काफी जो है ये संवेदनशील बात होती है, मगर इसमें विभाग बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। जी
बिल्कुल प्रतीक, देखिए संवेदनशील बात है और ये बेहद गंभीर मुद्दा है। 4 सालों से यहाँ पर अगर बिजली नहीं है तो बेहद गंभीर समस्या ये बनी हुई है और लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। कोई भी बड़ी घटना हो सकती है, कोई हादसा भी हो सकता है। जो डॉक्टर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है? डॉक्टर, स्टाफ नर्स, क्या कहा जाता है उनकी तरफ से कोई एप्लीकेशन स्वास्थ्य विभाग को लिखी गई हो या उनकी तरफ से क्या मांग की जा रही है? जी देखिए, बीते जो 4 दिन पहले भी आपको घटना में बता दूं कि जो डॉक्टर है, जो स्टाफ है, फिर लाइट जो गोल हो गया था, 6 घंटे तक कंटिन्यू लाइट गोल था। डॉक्टर जो है वो जोखिम भरा जो ये सब चीजें जो डिलीवरी जैसा केस हुआ या और जो स्टेजेज वाला जो एक्सीडेंटल केस हो गया, जिसमें डॉक्टर जो है उनको थोड़ा सा गंभीर मानते हैं कि भाई लाइट नहीं है, बिना लाइट के ये जो है वो प्रसव करवा रहे हैं और कहीं एक्सीडेंटल केस आ गया, कहीं और जो केस आ गया, वहाँ बिना लाइट के जो सहारा है वो बिना लाइट के सहारे में ये जो है ट्रीटमेंट करना पड़ रहा है इनको। तो ये भी अपने आप को जोखिम मानते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो आसपास का एरिया है, हल्का सा जंगल से भरा एरिया है, वहाँ लगातार जो सांप है, बिच्छी है, वो अस्पताल में आते रहते हैं। इससे डॉक्टरों की और डॉक्टरों के साथ साथ जो नर्स है उनके भी जान का खतरा बना रहता है। जी बिल्कुल प्रतीक, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लंबे समय से ये समस्या यहाँ पर बनी हुई है। बड़ी लापरवाही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में देखी जा रही है। बड़े जंगल के बीचों बीच ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है और अब लाइट चले जाने पर अंधेरे में ही मरीजों का इलाज करना होता है। डॉक्टर भी मजबूर हैं, लेकिन अभी तक तो प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया गया, विभाग की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब सवाल यही बना हुआ है कि सिस्टम की लापरवाही के चलते कितनी और जानों को खतरा यहाँ पर होगा और कब तक इस समस्या का समाधान यहाँ मिल पाएगा। और चलिए आगे बात करेंगे राजधानी लखनऊ की, जहां भारत नेपाल सीमा पर अतिक्रमण को लेकर लगातार कार्रवाई जारी है। भारत नेपाल सीमा पर अवैध अतिक्रमण और अवैध कब्जे पर कार्रवाई लगातार जारी है। भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। बुधवार को भी प्रशासन ने अवैध मदरसों और अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई को अंजाम दिया है। योगी सरकार का साफ संदेश है कि पूरे प्रदेश में कहीं भी अवैध मदरसे अतिक्रमण को सहन नहीं किया जाएगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। योगी सरकार के आदेश के बाद सख्त कार्रवाई जारी। इंडो नेपाल बॉर्डर पर प्रशासन ने की सख्त कार्रवाई। अवैध मदरसों अतिक्रमण पर चला पीला पंजा। बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर में चला बुलडोजर। महाराजगंज और श्रावस्ती में भी चला अभियान। बिना मान्यता वाले मदरसों पर गिरी गाज। अवैध धार्मिक स्थलों को बुलडोजर के जरिए गिराया। सीमा सुरक्षा, कानून व्यवस्था पर योगी सरकार का फोकस। शिक्षा व्यवस्था को भी मजबूत करने का किया जा रहा प्रयास। 5वें दिन भी बॉर्डर पर गरज रहा सीएम योगी का बुलडोजर। भारत नेपाल सीमा पर अवैध मदरसों और अवैध मजार पर कार्रवाई लगातार जारी है। इसके अलावा अतिक्रमण पर भी बुलडोजर गरज रहा है। भारत नेपाल सीमा पर भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने विशेष निगरानी बढ़ा दी है और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में भारत नेपाल सीमा पर सटे जिलों में लगातार कार्रवाई का सिलसिला जारी है। पहलगाम हमले के बाद योगी सरकार का पूरा ध्यान अपने राज्य से लगी सीमाओं पर है। इन्हें सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह की चूक ना हो, इसलिए इलाकों को चिन्हित कर बारीकी से कार्रवाई जारी है। बहराइच बना एक्शन का केंद्र। बहराइच कार्रवाई का बड़ा केंद्र है। बुधवार को भी योगी सरकार का एक्शन जारी रहा। यहाँ तहसील नानपारा और मिहीपुरवा में अब तक कुल 117 अतिक्रमण हटाए जा चुके हैं। मंगलवार को मोतीपुर क्षेत्र में एक मदरसे को सील किया गया। इससे पहले 28 अप्रैल को 4 और मदरसों पर इसी तरह की कार्रवाई हुई थी। बलरामपुर में 20 मदरसे बंद। बलरामपुर जनपद में जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की जांच में 20 मदरसे मानक विहीन पाए गए। किसी के पास मान्यता के अभिलेख नहीं थे तो किसी में निर्धारित पाठ्यक्रम तक नहीं चल रहा था। इन सभी को बंद कर दिया गया है। यही नहीं तो अन्य मदरसों को भी नोटिस जारी किया गया है और इन पर भी अभिलेख न मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। सिद्धार्थनगर में 17 अतिक्रमण पर नोटिस। सिद्धार्थनगर जनपद में 3 मस्जिदों और 14 मदरसों को अवैध रूप से निर्मित पाया गया। प्रशासन ने 28 अप्रैल को नोटिस जारी कर कानूनी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। महाराजगंज और श्रावस्ती में भी तेजी से कार्रवाई।
इसी तरह महाराजगंज के नौतनवा, फरिंदा और निचलोल में कुल 29 अवैध अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं। वहीं श्रावस्ती में 33 मदरसों को सील और एक मस्जिद को हटाया गया है। ग्राम भरथारो रोशनगढ़ में अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। भारत नेपाल सीमा पर बहराइच को केंद्र बिंदु बनाकर कार्रवाई की जा रही है। बहराइच में सबसे ज्यादा कार्रवाई की गई है। बहराइच के बाद श्रावस्ती, लखीमपुर, महाराजगंज और सिद्धार्थनगर जैसे जनपद हैं जहां पर अवैध अतिक्रमण की संख्या बहुत अधिक है और यहां पर सबसे ज़्यादा कार्रवाई की जा रही है। बहराइच से शुरू हुई यह कार्रवाई नेपाल बॉर्डर के अन्य जिलों में हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ सरकार भारत नेपाल सीमा को लेकर बेहद सतर्क है और यही वजह है कि कार्रवाई एक के बाद एक जारी है। आज भी बहराइच और श्रावस्ती जैसे जनपदों में अवैध अतिक्रमण और अवैध मदरसों पर भारत नेपाल सीमा के करीब कड़ी कार्रवाई की गई है और लगातार भारत नेपाल सीमा को कब्जा मुक्त कराया जा रहा है और बुलडोजर एक्शन जारी है। सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, लखनऊ। और फिलहाल के लिए हम डिस्कस कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।